वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लिंगू वाला पर। BEGI 141 इसका पार्ट सेकंड आएगा। इसके बाद अभी फिलहाल हम बात करेंगे पार्ट वन की। पार्ट वन में मैं आपको कराऊंगा टॉप 4 क्वेश्चंस। फिगर ऑफ स्पीच पे बात करेंगे, यानी अलंकार आपने हिंदी में तो पढ़े ही नहीं होंगे, तो इंग्लिश में पढ़ लो। इसके अलावा एक्सपोजिटरी राइटिंग के बारे में हम बात करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे कि राइटिंग लेटर एज अ फॉर्म ऑफ प्रोज, यानी कि लेटर किस तरीके से लिखा जाता है, हाउ टू राइट फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर फॉर्मल से कैसे अलग होता है, उस पर बात करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं आज के। चलिए जल्दी इसको शुरू करते हैं। कोड आपने देख ही लिया होगा, नाम इस कोड का आपको पता है, अंडरस्टैंडिंग प्रोज की गद्य क्या होता है, गद्य को समझना, ये आपका क्या है आज का टॉपिक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें आपका क्या बनता है, इसको समझने की थोड़ी सा कोशिश करना। तो यहाँ पर आपको लिखने हैं शॉर्ट नोट्स। इन 4 टॉपिक्स पे आपको क्या करने हैं, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं इन द फॉलोइंग। कितने वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में लिखने हैं। यहाँ पर हम आपको 150 शब्दों में आंसर तो नहीं देंगे, लेकिन आपको इतना इंडिकेशन जरूर दे देंगे कि आप 150 शब्द इसके अंदर लिख पाए। ये एक इंडिकेशन क्लास होती है, क्योंकि यहाँ पर हम बेसिक आपको जानकारी देते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, फिगर ऑफ स्पीच क्या है, यानी कि अलंकार क्या है। तो इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं, फिर आगे भी हम एक एक क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर खुल गए हैं कुछ अलंकार, इनको समझने की कोशिश करना। फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच आर रियोरेटिकल डिवाइसेस। क्या होते हैं ये, रियोरेटिकल डिवाइसेस होते हैं। इन्हें दूसरी भाषा में आप लिटरेरी टेक्निक्स भी कहते हैं, या फिर आप इन्हें लिटरेरी डिवाइसेस भी कहते हैं। इनका काम क्या होता है, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, उसके टेक्स्ट की आप कह सकते हैं एस्थेटिक वैल्यू को बढ़ाना, उसकी सुंदरता को बढ़ाना काम होता है किसका, अलंकारों का। क्योंकि अलंकार का मतलब होता है अलंकृत करना, यानी किसी चीज को सुंदर बनाना, मॉडिफाई करना ही क्या होते हैं आपके लिटरेरी डिवाइस, रियोरेटिकल डिवाइस भी कहते हैं। और आम भाषा में आप इसे क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीचेस। ये क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं और ब्यूटीफाई करते हैं, सुंदर बनाते हैं किसको, लैंग्वेज को। ये लैंग्वेज की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। साथ साथ उसके अंदर क्या ऐड कर देते हैं, दे ऐड डेप्थ, एम्फेसिस, क्लियरिटी टू एक्सप्रेशन, कैन बी फाउंड इन बोथ रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज। यानी फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल आप रिटन लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, आप स्पोकन लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। ये ऐड करते हैं लैंग्वेज के अंदर ब्यूटी, आप कह सकते हैं ऐड करते हैं लैंग्वेज के अंदर, मेटाफर्स का इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज के अंदर, और साथ साथ एक्सप्रेशन को और ज्यादा क्या बनाते हैं, क्लियर बनाते हैं, है ना। जो आप लिख रहे हैं लैंग्वेज में उसे और क्लियरिटी देने का काम करते हैं आपके कौन, फिगर ऑफ स्पीच। तो चलिए कुछ कॉमन फिगर ऑफ स्पीचेस की बात करते हैं। सबसे पहला आता है आपका सिमली, है ना। सिमली का मतलब क्या होता है, सिमली करता है कंपैरिजन। जब किसी पंक्ति में, किसी लाइन में क्या किया जाए, कंपैरिजन किया जाए बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के बीच में क्या किया जाए, कंपैरिजन किया जाए और यूज किया जाए लाइक्स वर्ड का और एज वर्ड का, ठीक है। तो उसमें कहा होता है, सिमली होता है। जैसे आप लिखा है एज ब्रेव एज लोयन, तुम इतने बहादुर हो जितना शेर। कंपैरिजन किया गया आप में और शेर में, भाई सीधी सी बात है। किसका यूज करके, एज का यूज करके। इसका एक एग्जांपल आप और ले सकते हैं, जैसे यू आर लुकिंग लाइक सलमान खान, तुम सलमान खान जैसे दिख रहे हो। तो आपका कंपैरिजन सलमान खान से किया गया और कौन सा वर्ड यूज किया गया, लाइक वर्ड का। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है आपका, सिमली। याद रहेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो आपके क्या है फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज मेटाफर। मेटाफर क्या है, ये भी एक डायरेक्ट कंपैरिजन है। जब डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाए दो अनरिलेटेड थिंग्स में, दो अलग अलग चीजों में किया जाए, सजेस्टिंग दैट दे आर अलाइक इन सेम वे, यानी वो एक जैसी दिखाई देती है। टाइम इज अ थीफ, आपको पता है टाइम इज अ थीफ, यानी कि समय से बड़ा चोर दुनिया में कोई है ही नहीं, है ना। समय जो है बहुत जल्दी क्या होता है, भागता है, जैसे चोर भाग जाता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से समय को यहाँ पर क्या कहा गया है, चोर कहा गया है। तो समय का कंपैरिजन किससे किया गया है, चोर से किया गया है। लेकिन यहाँ पर ना तो लाइक वर्ड का इस्तेमाल हुआ, ना एज वर्ड का इस्तेमाल हुआ, इसलिए इसे कहते हैं मेटाफर। तीसरा होता है पर्सोनिफिकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं आप मानवीकरण अलंकार। जब ह्यूमन विशेषताएं, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स किस में दिखाई जाए, नॉन लिविंग थिंग्स में दिखाई जाए या फिर नॉन ह्यूमन थिंग्स में दिखाई जाए। जैसे एक एग्जांपल आप ले लो, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, यानी कि हवाओं ने पेड़ों के कानों में फुसफुसाया। अब आप बताइए क्या हवा फुसफुसा सकती है, नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हवा के अंदर ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिखाए गए हैं, ह्यूमन क्वालिटीज दिखाई गई हैं, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण कर दिया गया है। वस्तुओं को मानव के रूप में यहाँ पर क्या किया गया है, दिखाया गया है। इसे कहते हैं मानवीकरण अलंकार। चौथा जो आपका अलंकार है, जिसे हम कहते हैं हाइपरबोला, यानी अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी चीज को बहुत ज्यादा एम्फेसिस वे में कहा जाए, बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए। जैसे मैं कहूँ, समटाइम आई फाउंड अ गोल्ड कॉइन इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे कूड़े में सोने का सिक्का मिल जाता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा मुमकिन है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, ये मुमकिन नहीं है। ऐसा एक हाइपर बोले वाली बात आपने करी है, अतिशयोक्ति वाली बात यहाँ पर की गई है। लिखना आपको इसमें से कुछ भी नहीं है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हम कराते हैं, है ना। तो आपको इसमें से कुछ नहीं लिखना। बात करते हैं अगली फिगर ऑफ स्पीच की। अगली फिगर ऑफ स्पीच आपकी क्या है यहाँ पर, एलिट्रेशन।
एलिट्रेशन क्या है? द रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन नेबरिंग वर्ड्स, यानी कि जब रिपीट हो रहे हो क्या कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे आप देख रहे होंगे शी सेल्स, शी शेल्स, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर एस, यहाँ पर भी क्या है एस, और यहाँ पर भी स्टार्टिंग में क्या है एस, तो रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड। आपको पता है इंग्लिश में टोटल कितने साउंड्स होते हैं? 26। उनमें से 5 क्या होते हैं आपके वोवल्स, 21 क्या होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। तो 5 वोवल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ और यू, इनको छोड़कर जिन भी लेटर्स का रिपीटेशन बार बार होता है उसे कहते हैं एलिट्रेशन। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? वो बेचती है सी शेल्स, सी शेल्स यानी समुद्र में मिलने वाले शेल्स होते हैं उनको बेचती है सी शेल्स, सी शेल्स। याद रहेगा आपको? चलिए, एक होता है आपका एसोनेंस, है ना, एसोनेंस भी कहते हैं आप इसे, द रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड, जब किसका रिपीटेशन हो रहा हो? वोवेल साउंड का रिपीटेशन बार बार हो रहा हो। जैसे यहाँ पर लिखा है एग्जांपल, द रेन इन स्पेन फॉल्स मेनली ऑन द प्लेन। तो आप यहाँ पर किसका रिपीटेशन देख रहे हैं? ए का, रेन, स्पेन और क्या प्लेन, तो ये क्या है? एक रिपीटेशन है। और मेन, ये रिपीटेशन है किसका? वोवेल साउंड का। जब वोवेल साउंड का रिपीटेशन बार बार हो रहा हो तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? एसोनेंस कहते हैं, एसोनेंस कहते हैं। अगला है आपका ओनोमेटोपिया, वर्ड्स दैट इमिटेट द साउंड दे डिस्क्राइब, यानी कि ऐसे शब्द जो बोलने में भी वैसे ही हो और सुनने में भी वैसे ही हो, उसे हम क्या कहते हैं? ओनोमेटोपिया कहते हैं। जैसे बजिंग साउंड, है ना, मधुमक्खियां बज करती हैं, है ना, लिखे अभी बज जाएगा और मधुमक्खियों का साउंड भी क्या है? बज ही है। जैसे सांप क्या करते हैं? हिस, हिस साउंड निकालते हैं स्नेक, तो जैसा उनका साउंड है वैसे ही लिखा जाता है, HISS हिस, इसे कहते हैं हम ओनोमेटोपिया। इसके अलावा आपका क्या? आयरनी, आयरनी का मतलब क्या होता है? व्यंग्यात्मक भाषा, एक ऐसी स्पीच जिसका मीनिंग ऑफ वर्ड या एक्सप्रेशन क्या हो? अपोजिट टू द लिटरल मीनिंग, यानी जो वो कहना चाह रहा है, जो उसका वर्ड का मीनिंग है वो कैसा होगा? अपोजिट होगा लिटरल मीनिंग का। जैसे द फायर स्टेशन बर्न डाउन, देखो कितनी बेहूदगी वाली बात की गई है कि जो फायर स्टेशन होता है जिसका काम होता है दुनिया में आग बुझाना, उसी में ही आग लग गई, द फायर स्टेशन बर्न डाउन। तो ये क्या आयरनिकल लैंग्वेज है? व्यंग किया गया है कि जो चीज का काम सुरक्षा करना है वही क्या हो गया है? उसी कोई खतरा पैदा हो गया है ना। तो जो इसका लिटरल मीनिंग है वो अलग है और इसका वर्ड का मीनिंग जो है वो अलग है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है जो सुरक्षा करने वाला है वही सबसे पहले क्या हो गया? खतरे से बाहर। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन के बारे में जानेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी और अपोजिट वर्ड्स, यानी कि अपोजिट वर्ड्स जो होते हैं उनके कॉम्बिनेशन को कहते हैं हम ऑक्सीमोरॉन। जैसे यहाँ पर लिखा है जंबो श्रिम्प। अब एक बात बताओ, ये दोनों वर्ड आपस में क्या कॉन्ट्राडिक्ट है? जंबो मतलब होता है बहुत मोटा, श्रिम्प का मतलब होता है बहुत पतला, तो वो बहुत मोटा सा पतला आदमी था। अब ये कोई सेंस नहीं बना, ये दो अपोजिट वर्ड का क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन है। जैसे मैं आपसे कहूँ या फिर किसी व्यक्ति से कहूँ कि तुम बहुत ही बुद्धिशाली बेवकूफ हो, है ना, या फिर हम कह सकते हैं आप बहुत बड़े बेवकूफ हो। अब बेवकूफ होगा तो बड़ा नहीं होगा, अगर बड़ा है तो बेवकूफ नहीं होगा। तो ये क्या है? दो अपोजिट वर्ड का क्या किया गया? कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसे कहते हैं हम ऑक्सीमोरॉन। तो उम्मीद है आपको ये सारे जो मैंने आपको क्या समझाए, फिगर ऑफ स्पीच समझाए लगभग 10 यहाँ पर, यही आपको पेपर में लिखने और इनसे आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। क्लियर दोस्तों? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखना आपको कुछ नहीं है। देखिए एक्सपोजिटरी प्रोज क्या होता है? देखिए एक्सपोजिटरी वर्ड में एक वर्ड है एक्सपोज, है ना, और एक्सपोज वर्ड का मतलब आपको पता है, आम भाषा में एक्सपोज को कहते हैं खुलासा करना। और खुलासा कैसे होगा? जब हम किसी चीज को क्या करें? अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा? खुलासा हो जाएगा। तो एक ऐसा गद्य, प्रोज मतलब एक ऐसा गद्य, ऐसी कहानी जो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन करती हो। क्या है? एक्सपोजिटरी राइटिंग इज अ टाइप ऑफ राइटिंग। ये क्या है? एक राइटिंग का प्रकार है जिसमें क्या किया जाता है? किसी भी चीज को एक्सप्लेन किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है, किसी भी चीज को डिस्क्राइब किया जाता है, क्लैरिफाई किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी द प्राइमरी पर्पस ऑफ एक्सपोजिटरी प्रोज, इसका सबसे प्राइमरी पर्पस क्या, उद्देश्य क्या है? इंफॉर्मेशन देना, आइडियाज को प्रेजेंट करना, प्रोवाइड एन एनालिसिस और एक एनालिसिस देना। ठीक है, ये कहाँ मिलता है हमें एक्सपोजिटरी टेक्स्ट? जो भी हमारी टेक्स्ट बुक है उनके अंदर आपको एक्सपोजिटरी टेक्स्ट देखने के लिए मिलता है। जो भी आप ऐसे पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, वो सब किस में होती हैं? वो सब होती हैं आपकी एक्सपोजिटरी टेक्स्ट में। इवन आपकी इग्नू की बुक में आप देखते हो ना, एक एक चैप्टर में हजारों हजारों वर्ड लिखे हुए हैं, पूरी बुक में लाखों शब्द लिखे हुए हैं, वो क्या है? एक्सपोजिटरी टेक्स्ट है, क्योंकि किसी भी कंटेंट को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया जाता है। उम्मीद है कहानी आपको समझ में आई होगी। क्या खास बात है एक्सपोजिटरी टेक्स्ट की? सब चीजों की क्लियरिटी हमें मिल जाती है ना। एग्जाम्पल आप देख लीजिए टेक्स्ट बुक में आप कुछ भी पढ़ेंगे क्लियरली आपको हर चीज की रिपोर्ट वहां पर मिलेगी। ऑब्जेक्टिव टोन होता है। ऑब्जेक्टिव टोन का मतलब क्या है? जो भी एक्सपोजिटरी टेक्स्ट में लिखा जाता है उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है
है ना, कुछ कोई ना कोई सीख होती है, ऐसा नहीं है कि कोई कहानी जिससे कोई सीख ना मिले कई बार, ठीक है। तो पर्पसफुल होता है और आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा क्लियरिटी इसमें देखने के लिए मिलेगी। दैट वाज एक्सपोजिटरी टेक्स्ट। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है कि जो बायोग्राफी होती है और ऑटोबायोग्राफी होती है, दोनों में अंतर क्या है ना। एक जीवनी है भाई, है ना, और एक होता है आत्मजीवनी, दोनों में अंतर है। तो दोनों का अंतर मैं आपको वैसे बताता हूँ। अगर मेरे जीवन की कहानी आप लिखते हैं, अगर मेरे जीवन की कहानी आप लिखते हैं तो वो क्या होगी, मेरी बायोग्राफी होगी। लेकिन मैं अपने जीवन की कहानी खुद लिखता हूं तो दैट इज ऑटोबायोग्राफी। ऑटो शब्द से मतलब है बाय सेल्फ, ऑटोबायोग्राफी आप कह सकते हैं बाय सेल्फ। जो खुद के द्वारा लिखी जाए वो क्या होती है आपकी ऑटोबायोग्राफी। जो दूसरों के द्वारा लिखी जाए दैट इज बाय अदर्स। बाय अदर्स का अगर कोई चीज लिखी जाती है उसे कहते हैं बायोग्राफी। बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी आर टू डिस्टिंक्ट जेनर्स लिटरेचर, है ना, फोकस ऑन लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल्स। हमेशा होती किसकी है, किसी एक व्यक्ति की होगी, चाहे बायोग्राफी हो चाहे आपकी ऑटोबायोग्राफी हो। चलिए इनका डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहला आता है ऑथरशिप। ऑथरशिप मतलब लेखक कौन होता है। बायोग्राफी का लेखक कौन होता है आपका, और ऑटोबायोग्राफी का लेखक कौन होता है। सबसे पहले ऑथरशिप की बात यहाँ पर आएगी लेखक की। देखिए बायोग्राफी में, अब बायोग्राफी इज रिटन बाय एन ऑथर, वो किसी ना किसी लेखक के द्वारा लिखी जाती है। वो ऑथर होता कौन है नॉर्मली, कोई रिसर्च करने वाला हो सकता है, कोई आपका इंटरव्यू लेने वाला हो सकता है, जो आपकी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके क्या करेगा, अनदर इंफॉर्मेशन को, किसी दूसरे पर्सन की इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, अपने शब्दों में अपनी किताब में छाप देगा, उसे कह देंगे बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या है, एक ऐसी बायोग्राफी जो कि रिटन बाय द सब्जेक्ट ऑफ द वर्क, यानी जिसके ऊपर बायोग्राफी लिखी जा रही है वही क्या है, अगर लिखने वाला है, यानी बाय सेल्फ जो लिखी जाती है उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। दोनों का पर्सपेक्टिव अलग होता है, दोनों को लिखने का पर्सपेक्टिव क्या होता है, अलग। क्यों, क्योंकि जो बायोग्राफी है उसको कौन लिखेगा, एक थर्ड पर्सन लिखेगा, तो वो अलग नजरिए से लिखेगा। ऑटोबायोग्राफी सेल्फ के द्वारा लिखी जाती है तो फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव होता है, वो अपने बारे में लिख रहा है तो अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। अब आप ही सोचिए, आपके बारे में आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता, तो दोनों पर्सपेक्टिव क्या हो गए, अलग। अपनी एक्सप्लेनेशन हम आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, दूसरा अपने तरीके से करेगा। समझ में आई कहानी। आप कहेंगे बिल्कुल सर, हमें ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया है यहाँ पर, और ये आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। दोनों की ऑब्जेक्टिविटी भी अलग होती है। दोनों की क्या अलग होती है, ऑब्जेक्टिविटी। जैसे बायोग्राफी में क्या होता है, बायोग्राफी का एम केवल एक ही होता है, फॉर ऑब्जेक्टिविटी अटेम्प्टिंग टू अ प्रेजेंट बैलेंस एंड अनबायस्ड व्यू ऑफ सब्जेक्ट्स लाइफ। कहने का मतलब यह है कि कभी भी बायोग्राफी में लेखक ये कोशिश नहीं करता कि वो किसी एक पक्ष का साथ दे। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहे हो, बिल्कुल सही। अगर मैं आपकी जीवनी लिख रहा हूं तो मुझे आपके भले और बुरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे लिखूंगा बिल्कुल अनबायस्ड होकर, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करूंगा। लेकिन अगर हम अपनी बायोग्राफी खुद लिख रहे हैं तो हो सकता है हम उन चीजों को छुपा दें जो हमारी कमियां दिखाते हैं। तो आप ऑटोबायोग्राफी पे क्या हो सकते हैं, कई बार आप बायस्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। बायस्ड समझते हो, आप डिस्क्रिमिनेशन की बात कर सकते हैं। आप क्या हो सकते हैं, आप उन इमोशंस को छुपा सकते हैं जो आप छुपाना चाहते हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिविटी किसमें देखने के लिए मिलती है, बायोग्राफी में। और ऑटोबायोग्राफी में आपकी ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती, यहाँ पर क्या होती है, सब्जेक्टिविटी होती है, यानी सब्जेक्ट चेंज यहाँ पर करा जा सकता है, वो अपनी फीलिंग्स को छुपा सकता है। रिसर्च एंड सोर्सेज, आप ही देखिए, अगर बायोग्राफी की बात करें तो यूज अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। भाई सीधी सी बात है, बायोग्राफी में तो बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं। मैं आपकी जीवनी लिखना चाहता हूँ, हो सकता है आपके परिवार से पूछूं, आस पड़ोस से पूछूं, है ना, आपके जीवन को खुद ऑब्जर्व करूं। लेकिन ऑटोबायोग्राफी का सोर्स क्या होता है, केवल व्यक्ति खुद ही होता है। ऑटोबायोग्राफी को क्या करता है, केवल खुद से ही लिखता है, अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे लिखता है, किसी और सोर्स का इस्तेमाल नहीं करता। तो उम्मीद है इतनी कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। दैट वाज बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। क्लियर। चलिए अब आता है लेटर राइटिंग एज अ फॉर्म ऑफ प्रोज। तो मैंने आपको कहा था कि जो लेटर लिखते हैं हम, ये कितने टाइप्स के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। आपने बचपन से पढ़े भी होंगे, एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। तो आपको बताना है गद्य के एक विधा के रूप में, आप कह सकते हैं किसके रूप में, जो गद्य आपका होता है, गद्य विधा के रूप में, एक फॉर्म के रूप में आपको बताना है कि पत्र किस प्रकार लिखा जाता है। तो लेटर राइटिंग क्या है, एक तरीके से क्या, फॉर्म ऑफ प्रोज, प्रोज लिखने का एक तरीका है। एड्रेस एंड सैल्यूटेशन, सबसे पहले क्या किया जाता है, लेटर में सबसे ऊपर लिखा जाता है एड्रेस। मैंने इसका पूरा फॉर्मेट आपको बताया ही था कि सबसे पहले लेटर में क्या आता है, सबसे ऊपर आता है आपका एड्रेस। एड्रेस के बाद आपकी क्या आती है दोस्तों, डेट। डेट के बाद आपका क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप उसमें क्या लिखते हैं, रेस्पेक्टेड सर। क्या लिखते हो, रेस्पेक्टेड सर।
उसके बाद आप नीचे क्या लिखते हो, पूरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेटर, है ना। तो इस तरीके से फॉर्मेट आगे की तरफ को क्या होता है, बढ़ता है, ये बात आपको पता ही है। तो सबसे पहले एड्रेस लिखा जाएगा और सैल्यूटेशन लिखा जाएगा। एड्रेस होते हैं दो प्रकार के, सबसे पहले क्या आपका सेंडर एड्रेस, फिर आपकी आएगी क्या डेट, ठीक है। डेट के बाद आपका क्या आएगा, रिसीवर एड्रेस आएगा, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद आता है फॉर्मेलिटी एंड टोन, आपको बहुत ज्यादा फॉर्मल होकर लिखना है और टोन का भी ध्यान रखना है। अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो जैसे बिजनेस वगैरह के लिए लिख रहे हैं तो आपको ऑफिशियल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फ्रेंड को लिख रहे हो तो आपकी अनऑफिशियल लैंग्वेज चल जाएगी, जैसे कैसा यार, बढ़िया है, जिंदगी कैसी चल रही है, यह है आपकी अनफॉर्मल लैंग्वेज। सर मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूं कि आपने मेरी सहायता की, इस तरीके की लैंग्वेज को आप कहते हैं फॉर्मल लैंग्वेज। तो लैंग्वेज और टोन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है जब आप कोई भी लेटर लिख रहे हो। तो ये 3 स्टेप समझ में आए, सबसे पहले भेजने वाले का पता, फिर डेट, और फिर आपका जिसको लेटर मिलने वाला है रिसेप्शनिस्ट का पता, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। लेटर की ओपनिंग करनी होती है, यहाँ पर हमें इंट्रोडक्शन लाइंस लिखनी होती है। यहाँ पर क्या लिखनी होती है आपको, यहाँ पर आपको लिखनी होती है इंट्रोडक्शन लाइंस, जिसमें आपको ओपनिंग ऑफ द लेटर लिखनी होती है। जैसे आपने कभी एडिटर लेटर देखा हो, एडिटर लेटर में ओपनिंग कैसे होती है, नॉर्मली ऐसे होती है, थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके बहुत लोकप्रिय न्यूज़पेपर के सहायता से मैं अपने विचार लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, कंसर्न अथॉरिटी तक। फिर आती है उसकी मेन बॉडी, जहां पर आप मेन पॉइंट्स क्या करते हैं, इलेबोरेट करते हैं, जहां पर होता है आपका द मेन कंटेंट। फिर आती है क्लोजिंग। क्लोजिंग में क्या लिखते हैं आप नॉर्मली, जैसे रिगार्ड्स आपने लिख दिया, थैंक यू आपने लिख दिया, और सेंडर का नाम आपने लिख दिया, दैट वाज क्लोजिंग। और लास्ट में आप अपने करते हैं क्या, सिग्नेचर, जो कि नॉर्मली होते हैं सेंडर्स के हैंड रिटन सिग्नेचर, भेजने वाले के सिग्नेचर इस पे होते हैं। तो ये एक पूरा फॉर्मेट है, जिसको आप किस तरीके से भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं कि लेटर का फॉर्मेट इस तरीके का होता है। सबसे पहले आपका होता है क्या, सेंडर एड्रेस, फिर आपकी क्या आती है, इसके बाद आती है आपकी डेट, फिर आपका आता है क्या, रिसीवर एड्रेस, क्या आता है दोस्तों, रिसीवर एड्रेस, फिर आपका आता है क्या, सब्जेक्ट, है ना। इसके बाद सब्जेक्ट जो भी आपका मोटिव है, फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं डियर सर, और उसके बाद आपकी पूरी आ जाएगी डिस्क्रिप्शन, क्या आएगी दोस्तों, फिर आपकी पूरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेटर आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन में 3 चीजें आती हैं, क्या क्या, एक तो आपका इंट्रो ऑफ द लेटर, और फिर आती है उसकी मेन बॉडी। मेन बॉडी के बाद आप क्या कर देंगे, क्लोजिंग कर देंगे, और क्लोजिंग के बाद सबसे नीचे कर देंगे साइन। ये कुछ स्टेप होते हैं लेटर राइटिंग के, एक लेटर मैं आपको लिख कर भी दिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए केवल इतने ही दोस्तों, ये 4 क्वेश्चन होते हैं हमारे कंप्लीट। फिर मिलेंगे ऐसी क्लास के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।